हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर एचसीवी बुक की बात करें तो बहुत सही किताब है। अगर हम कॉन्सेप्ट को परफेक्ट करने की बात करते हैं और एक मोमेंटम गेन करने की बात करते हैं तो ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो टॉप 3 क्वेश्चन होने चाहिए जो एनएलएम में है, वो पहला ये रखा आपने जिसमें एफवीडी का कॉन्सेप्ट बहुत सही हो जाएगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ना रिलाई करें, वो बात यहाँ पे समझ आ जाएगा अगर इसके डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन देखेंगे तो। ठीक है। दूसरा ये जहाँ पे कंस्टेंट में हम अगर बिल्कुल बेसिक पॉइंट से चलना शुरू करें तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, बट नॉन इनिशियल फ्रेम में जाके बिना कंस्टेंट लगाए भी कर सकते हैं आप। ठीक है। और अगर आप देखें, और तीसरा सवाल जो मेरे हिसाब से है, वो ये जिसमें सूडो फोर्स का भी इस्तेमाल करना आवश्यक लगता है। ठीक है। तो तीनों में एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ और डिटेल में सॉल्व करता हूँ। जैसे इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो चुका होगा। हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कांस्टेंट सब कुछ। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें कह रहे हैं कि सिस्टम अभी जो है इक्विलिब्रियम में है। मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। तो बॉक्स का जो मास है वो 30 kg है। वैल्यूज आप पुट करेंगे तो मैं इसको एम लिख देता हूँ। ठीक है। और इसको मैं स्मॉल एम लिख देता हूँ, कोई पंगा होना नहीं चाहिए। अब अगर हमने स्ट्रिंग में टेंशन टी एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे भी टी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां से कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जो वेइंग मशीन होता है, वेइंग मशीन काम कैसे करता है। तो जब भी अब बेसिक फंडा ये देखोगे, जब भी वेइंग मशीन की बात करते हैं तो इसमें जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। तो एट द सेम टाइम वो मशीन भी एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां तो बात समझ आ रही है। तो रीडिंग का मतलब सीधा दिस एन डिवाइडेड बाई जी, दिस वुड बी द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन। ठीक है। तो इस वेइंग मशीन की रीडिंग ऐसे जाननी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन दिस मैन एंड द बॉक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना एफवीडी बना लें। ठीक है। तो एफवीडी बनाए, देखो शॉर्टकट में हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन भी है, इसलिए डिटेल इसको लिख दीजिए तो कोई परेशानी नहीं है। और एफवीडी में हमेशा ख्याल रखना है जो डायरेक्ट फोर्सेस लग रहे होते हैं उन्हीं को इंक्लूड करना है। तो अगर मैं इस आदमी की एफवीडी बनाता हूं तो डेफिनेटली एक टेंशन लग रहा है ऊपर जी, टी। इसका खुद का वेट लग रहा होगा जिसको हमने स्मॉल एम जी लिख दिया। अब इस आदमी पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम ऊपर को दिखा सकते हैं। ठीक है। अब देखो इस आदमी का एफवीडी कंप्लीट हो गया। अब एट द सेम टाइम अगर हम बॉक्स की बात करें तो रस्सी का एक एंड बॉक्स से जुड़ा हुआ है। देखो आदमी पे जो जो डायरेक्ट फोर्सेस थे वही लिखा। अब अगर हम बॉक्स की बात करेंगे तो बॉक्स पे टेंशन ऊपर लग रहा है तो एक ही टेंशन ये दिख गया, दूसरा नहीं लिखना क्योंकि हमने अलग अलग लिखना है। बॉक्स और मैन का एफवीडी अलग बना रहे, अगर दोनों का एक साथ बनाते तो दोनों टी एक साथ लिखा जाता। ठीक है। अब देखो बॉक्स का अपना खुद का वेट तो कैपिटल एम जी। अब इस आदमी पे अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर आया है तो कायदे से इसका पेयर नीचे आएगा बॉक्स पे, तो इसको एन लिख सकते हैं, बस खत्म का। अब यहां पे आप देखोगे तो देखो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों पे नेट फोर्स जीरो है तो टी प्लस एन मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एम जी। और यहां पे क्या देखोगे, टी मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एम जी। सर यहाँ तक बातें समझ आ रही, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। एम की वैल्यू स्मॉल एम जो है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैन ऑफ मास 60 kg, तो मैन का जो मास है वो 60 kg, स्मॉल एम इज 60 kg। और कैपिटल एम जो है मास ऑफ द बॉक्स इज 30 kg। ये दोनों वैल्यूज पुट करिएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, सर यहाँ पे रीडिंग जो आएगा, देखना ध्यान से समझना, रीडिंग को मैं एम आर लिख रहा हूँ। रीडिंग कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, और डिवाइडेड बाय जी। जब आप ऐसा करोगे तो इसमें फर्स्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 15 kg। कम क्यों हो गया सर, बताइए जरा, कम क्यों हो गया। एक्चुअल तो 60 है, तो भाई कम क्यों हुआ, क्योंकि इस आदमी पे ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन के फॉर्म में। तो ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा उस आदमी और वेइंग मशीन के बीच में, डेफिनेटली इट वुड बी लेस देन एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस रिड्यूस्ड रीडिंग। बात बिल्कुल समझ आ गई। तो पहला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको बड़े आराम से भी कर सकते थे कि दोनों एक साथ लिखते, बट हमें एन निकालना है तो क्यों ना अलग अलग लिख दे, और अगले पार्ट पे हमें अलग अलग एफवीडी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है। अब अगले पार्ट पे देखें तो इसमें कह रहा है, इफ द मैन मैनेजेस, ठीक है, टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। लिख दिया सर, यहां तक तो पहला तो कर ही लिया आपने। व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट।
अब देखो सर, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा करेक्ट वेट चाहिए। तो करेक्ट वेट चाहिए तो मतलब एन की वैल्यू अब बदलनी पड़ेगी। एन की वैल्यू हमें 600 न्यूटन लिखना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म पे, क्योंकि एन अगर इतना हो जाए तभी तो करेक्ट वेट इतना लिख पाएंगे हम 60 kg ना। अब देखो ऐसा होने के लिए उस आदमी को फोर्स बढ़ाना पड़ेगा उस स्ट्रिंग पे। फ्री एंड पे लगाया हुआ है फोर्स, टेंशन बन जाता है। तो अब इसने जो फोर्स अप्लाई किया वो एफ अप्लाई किया, तो जो नया टेंशन होगा सर वो भी एफ हो जाएगा क्या। अब इस आदमी की एफ बनाते हैं, इसका खुद का वेट, तो खुद का वेट हम 600 न्यूटन लिख सकते। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लिख दें जिसको एन डैश, डेफिनेटली ये 600 kg होगा। खत्म भाई, आदमी का एफ तैयार हो गया। अब बॉक्स की एफ देखें तो ऊपर एफ लग रहा है, क्योंकि जो टेंशन था वही एफ बन गया। देखो यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे भी एफ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन ऑन द रोप एंड दैट बिकम्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब अगर यहाँ पे लिखोगे तो बॉक्स का मास विच इज एम, और उसके लिए वेट कितना हो गया कैपिटल एम जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा एन डैश। अब जरा सोचना कि पहले केस में वो आदमी कितना फोर्स लगा रहा था इस स्ट्रिंग पे, टेंशन के बराबर, बात पक्की है। अब क्या लगा रहा है, टेंशन से ज्यादा। तो ये सिस्टम क्या होगा, ऊपर एक्सेलरेट होने लग जाएगा। यू विल फाइंड कि ये जो सेटअप है बॉस, ये ऊपर चलने लग जाएगा। ये देखो, ये जो सेटअप है ऊपर चलने लग जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ गया। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स बढ़ गया वो, तो अब तुम कहोगे दोनों कैसे ऊपर जाएगा, तो यार रस्सी नीचे ऐसा फ्री करता जाएगा वो, अगर वो बढ़ना है तो। बात समझ आ गई। तो अब दोनों ऊपर एक्सेलरेट करने लग जाएगा, और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है तो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर इस हिसाब से देखें तो हम दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर ही दिखाएंगे। अब इक्वेशन लिख दीजिए, एफ प्लस एन डैश इज 600, ठीक है, माइनस 600 शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम विच इज 60 आई थिंक इंटू ए, लिख सकते हैं सर। अब अगर हम बॉक्स की बात करें तो दैट एफ माइनस एन डैश को 600 लिख देंगे, ठीक है, माइनस कैपिटल एम जी विच इज 300, इट शुड बी इक्वल टू 30 इंटू ए। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड दो अननोन भी आपके पास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वेट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले ए निकालिएगा, ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ से ए एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1800। तो आई होप आपको बातें समझ आ गई है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, सॉल्व तुरंत हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए मैंने समय लिया और इस तरह से कराया आपको, ठीक है। अब कम टू दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन पे आप आते हो तो अब देखो इसमें बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करिए कि भाई ये ऊपर जाएगा, ये तो पक्की बात है, तो इसको हमने A1 लिख दिया। और ये पुली, तो ये पुली जो है ये भी A1 से नीचे चल रहा होगा, और ये तो इसका भी हमने एज्यूम कर लिया A2 नीचे, और इसका एज्यूम कर लिया A3। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो ये कैसे ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके फ्रेम में, अगर हम पुली के फ्रेम में देखें, पूरी समझ रखनी चाहिए, तो पुली के फ्रेम में डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा होगा ए डैश से, और ये नीचे आ रहा होगा ए डैश से। अगर हम इस पुली फ्रेम की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर पूरी फ्रेम से देखें, क्योंकि पुली फ्रेम में इस पे नेट फोर्स नीचे ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, और ये क्या होगा नीचे और ये ऊपर। लेकिन जब हम ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो इसके पास भी एक एक्सेलरेशन है। तो देखो ये ए जो है, समझ में आना चाहिए, ये ए जो है, देखो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नीचे जाता ही दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड से दोनों ऐड होगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो ए है ये ए डैश से ज्यादा होगा। तो इन टोटलिटी दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में डाउनवर्ड हो जाएगा। क्यों डाउनवर्ड हुआ, क्या बेसिक रीजन था, ये बात समझ आ गई, ग्रेट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि अगर हमने टेंशन टी लिख दी सर, यहाँ पे T1, पुली ये क्या है मासलेस है, तो ये T1 है, तो यहाँ पे भी T1 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे हमने T2 लिख दिया सर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा T2। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो M1 की बात अगर करते हो आप, तो ये M1G नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है। तो अब क्या लिखोगे T1 माइनस M1G शुड बी इक्वल टू M1A, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 A1। कैसे लिख दिया पता चला कि भाई ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम में कोई दिक्कत ही नहीं, विदाउट स्यूडो हम सब कुछ लिख सकते हैं सर। अब दूसरे M2 पे आइए, तो ऊपर T2 लग रहा है बेटे जी, नीचे M2G लग रहा है, और ये नीचे आ रहा है कितने से, A2 से। तो इक्वेशन के नाम पे क्या लिखोगे,
m2g माइनस t2 शुड बी इक्वल टू m2a2। बिल्कुल क्लियर हो गया क्यों ऐसा लिखा, बात एकदम से समझ आ गई। ग्रेट। अब अगर हम तीसरे बॉडी पे जाते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो m3g माइनस t2 शुड बी इक्वल टू m3a3। बट काम बनेगा नहीं क्योंकि वी हैव 4 अननोन्स ना। अब अगर आप देखो यहां पे, देखो यहां तक बातें समझ आ रही है, ये कैसे लिख रहा है यहां तक, तो 5 अननोन है हमारे पास और हमारे पास इक्वेशन के नाम पे 3 ही बने। ठीक है, तो अब इस पुली पे आ जाओ बेटा, दैट पुली इज मासलेस। तो जब भी मासलेस पुली पे बात करते हैं तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा सर। ये तभी संभव है जब हम यहां से देखें, वो T1 है, ये T2 है, ये T2 है, तो दिस T1 मस्ट बी इक्वल टू, दिस T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 प्लस T2। इट मीन्स 2T2। बात समझ आई, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। ये कैसे लिख रहे हैं, ये बात समझ आ रही है। देखो मासलेस है तो मासलेस है तो नेट फोर्स जीरो ऑलवेज करना पड़ेगा, ये तभी हो पाएगा जब T1 इन दोनों के सम के बराबर हो जाए, फिर भी काम नहीं बनेगा। एक और इक्वेशन चाहिए, तो अब आ जाते हैं ना कांस्टेंट पे। बहुत सिंपल तरीके से सोचिए कि अगर ये ब्लॉक M1 X1 से चला है तो ये पुली भी X1 से नीचे आएगा। तो पुली के X1 से नीचे आने का मतलब है ये स्ट्रिंग 2x1 से फ्री हो गया और ये x2 गया और ये x3 गया। तो स्टिल देयर इज सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तभी पॉसिबल है जब ये फ्री हुआ स्ट्रिंग इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन 2x1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3। ये तभी संभव है जब 2x1 x2 प्लस x3 के बराबर हो जाए। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 2a1 मस्ट बी इक्वल टू a2 प्लस a3। अब जो शॉर्टकट वर्चुअल वर्क डन वाला मेथड यूज करते हैं वहां से भी यही रिजल्ट आएगा कि अगर आप यहां पे देखो तो T1 इंटू x1, पूरा वर्क डन जीरो होना चाहिए, तो T1 इंटू x1। अब देखो यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस T2 इंटू x2 माइनस T2 इंटू x3 शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, इसका हमने पॉजिटिव इसलिए लिख दिया कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। वर्चुअल वर्क डन का मेथड लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो T1 इक्वल्स टू क्या लिखा है सर हमने, 2T2। तो T1 के प्लेस पे 2T2 रख देंगे, तो जब ये रिजल्ट देखोगे तो ये यही आ गया, 2a1 मस्ट बी इक्वल टू a2 प्लस a3। दैट्स ऑल। अब ये जैसे आ गया सर, तो अब यहां से A1 भी पता चल जाएगा, A2 भी पता चल जाएगा, A3 भी पता चल जाएगा। अब ये डिस्टेंस गिवन है h, तो कितना टाइम लगेगा सर इसको यहां से यहां तक जाके टक्कर मारने में, तो दैट h इक्वल्स टू हाफ इंटू A1 इंटू टी स्क्वेयर। यहां से t निकाल लेंगे बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो। आंसर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो फर्स्ट A1 को लिखेंगे तो 19/29 अपवर्ड डायरेक्शन में, A2 की बात करेंगे तो 17/29 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर A3 की बात करेंगे तो 21/29 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, और अगर वो टाइम चाहिए तो इट वुड बी 0.25 सेकेंड्स। दैट्स ऑल। बात समझ आ गई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कहा था ये। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सब कुछ ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड मास m of the hanging block which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block। तो अब देखो ये तभी हो सकता है जब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो। क्यों ऐसा मैंने बोला, अब समझते हैं सर। अब ये दोनों साथ चल रहा है, तो दोनों साथ चल रहा है तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन a मान लिया, तो m डैश के फ्रेम में इसको रेस्ट पे रहना है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अब अगर स्मॉल m की बात करें और इसकी FVD बनाएं तो डेफिनेटली mg। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमें ब्लॉक के फ्रेम में जाना पड़ेगा, एंड ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम हियर, दिस ब्लॉक हैज सम एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक सूडो फोर्स, किधर, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, कितना हो जाएगा m डैश इंटू ए, दिस इज सूडो फोर्स। अब m एक्सेलरेशन, अब ये जीरो है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अलोंग दिस लाइन हो सकता था, तो भाई mg का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, और m डैश ए का कंपोनेंट उधर कितना, m डैश ए कॉस थीटा। अब ये दोनों जब इक्वल होगा तभी तो एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M डैश जीरो हो पाएगा। तो हम ऐसा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, m डैश ए सॉरी
दिस इज नॉट एम डैश, ये एम है ना, इसका मास स्मॉल एम है, तो हमने गलती से लिख दिया, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है, तो एम इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये सूडो फोर्स आ गया मास ऑफ द बॉडी विच इज स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो सूडो फोर्स कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है, सूडो फोर्स ये बॉडी था जिस बॉडी पे हमें फोर्स लगाना है या एनएलएम अप्लाई करना है, उसी पे सूडो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया, एम ए कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, एम ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। इट मीन्स दिस ए मस्ट बी इक्वल टू जी टेन थीटा। अब ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिमाग में रहता है आपके, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पूरा बता दिया जी। अब आप देखो कि अगर मैं टेंशन टी एज्यूम कर लूँ तो यहाँ पे भी टी होगा, एंड दिस टी कैन बी रिटन एज टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम बिकॉज बोथ द बॉडी आर एक्सेलरेटिंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम डैश प्लस एम इंटू ए, और अगर यहां पे लिखोगे तो वी हैव एम जी, सो एम जी माइनस टी शुड बी इक्वल टू एम ए, दैट्स ऑल। अब ए की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, ये विल गेट द रिजल्ट। मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल समझ आ गई। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब सॉरी एम डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, एम चाहिए, तो दिस एम वुड बी एम डैश प्लस एम अपॉन कॉट थीटा माइनस वन, दिस इज द रिजल्ट। समझ आ गई बात। दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के ऑपोजिट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 3 बेस्ट क्वेश्चन थे। अगर एचसीवी की बात करते हैं, पूरे फिजिक्स मतलब लॉज ऑफ मोशन के अराउंड जितनी चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। तो ऐसे में सभी चैप्टर्स के टॉप 3 क्वेश्चन एचसीवी के फिर अलग अलग बुक्स के कर लूँगा। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं।